So the value of electric field, the magnitude of electric field due to uniform charge distribution is defined as DE, ठीक है, वेक्टर फॉर्म है, DE इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन 0 DQ ओवर R स्क्वायर R कैप। तो ये जो होगा वो डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट या छोटे से चार्ज एलिमेंट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला एग्जांपल के तौर पे देखो। तो जैसे मान लो कि अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे मान लो कुछ ऐसे है, इस पर चार्ज यू डिस्ट्रीब्यूटेड है और मैं आपसे कहता हूँ कि इससे आर डिस्टेंस पर या ए डिस्टेंस, मान लो ए डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब मान लिया कि इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टोटल चार्ज है क्यू और इसका टोटल लेंथ क्या है एल है। तो कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पर। तो देखो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट इस पर एज्यूम करेंगे। हम मान लेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी है डी क्यू और लेंथ कितना है डी एक्स। तो चूंकि ये छोटा सा चार्ज एलिमेंट हमारे पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा और ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर इस डायरेक्शन में, तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे डी ई इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन 0 डी क्यू ओवर। अब इस पॉइंट चार्ज एलिमेंट से ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, सपोज दिस डिस्टेंस इज एक्स, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर डॉट एक्स कैप, जो भी इसका अगर वेक्टर में लिखना है तो वेक्टर में, मैग्नीट्यूड में लिखना है तो मैग्नीट्यूड में, ठीक है, या डी इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू और एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर डी क्यू क्या होगा, अब देखो डी क्यू क्या है, चूंकि ये चार्ज किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है लेंथ में, कैसे लिखेंगे, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ, ठीक है, इनटू रिक्वायर्ड लेंथ जितने में हमको निकालना है। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा चार्ज एलिमेंट का वैल्यू होगा। ठीक, अब जैसे इसी तरह मान लो चार्ज सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सपोज एक छोटा सा सरफेस है और चार्ज जो है वो सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है और इससे किसी पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या करेंगे, छोटा सा सरफेस एज्यूम करेंगे, मानेंगे कि इस पर चार्ज डी क्यू है, सरफेस एरिया कितना है डिफरेंशियल है डी ए। ठीक, और मान लिया कि टोटल चार्ज टोटल सरफेस जो है वो है ए, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे डी ई इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन 0 डी क्यू ओवर, अगर ये डिस्टेंस आर है यहाँ से तो डी क्यू ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, वेयर डी क्यू इज टोटल चार्ज ऑन द सरफेस, मान लिया कि टोटल चार्ज इस पर क्यू है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल एरिया इनटू द रिक्वायर्ड एरिया, जितने एरिया में हमको निकालना है। अब इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे रखेंगे और इंटीग्रेट करके हम सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसी तरीके से वॉल्यूम में भी होता है कि जैसे मान लिया एक स्फीयर है और इस स्फीयर पे सॉलिड स्फीयर है, इस स्फीयर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्फीयर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो क्या करेंगे, किसी पॉइंट पी पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे, छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट। तो एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट जब इसमें एज्यूम करेंगे, मान लेंगे कि इस पर चार्ज डी क्यू है, इसका वॉल्यूम डी वी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन 0 डी क्यू ओवर आर स्क्वायर, अगर ये डिस्टेंस क्या है आर है, वह डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। अब इन्हीं फैक्टर्स को, ये जो Q बाई वी है इसी को हम लोग लिखते हैं रो, मतलब डी क्यू इक्वल्स टू रो इंटू डी वी। क्यू बाई ए को लिखते हैं सिग्मा, डी क्यू इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डी ए। ठीक है, सिमिलरली क्यू बाई एल को लिखते हैं लैम्डा, तो लिखते हैं डी क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू डी एक्स। तो इस तरीके से हमारा तीनों चार्ज डेंसिटी अलग अलग तरीके से डिफाइन होती है। ठीक है, अब देखो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ और जानकारी।
प्रॉपर्टी for the point charge electric field is defined as E is equals to 1/4 pi epsilon 0 Q over R square। ठीक है। दूसरा, it is a vector quantity। ठीक है। तीसरा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is always from पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब याद रखना कि अगर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया जा रहा है कहीं पर कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देगा। ठीक है। ओके। चौथा, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। देखो, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बनाया है, चाहे ये ऐसे बनाऊं चाहे मैं ये ऐसे बनाऊं, अगर इनके बीच की स्पेसिंग इक्वल है, ये सारी चीज़ें इक्वल है, भले कर्व में है, तो क्या हुआ? ठीक है। तो ये कहलाते हैं यूनिफॉर्म। ये क्या कहलाते हैं? यूनिफॉर्म। ठीक है। पर अगर ऐसे ऐसे बना रहा हूँ मैं, टूटा टूटा इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूँ, तो ये कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म। क्या कहलाता है ये? नॉन यूनिफॉर्म। ओके। अच्छा, पांचवा पॉइंट देख लो। पॉजिटिव चार्ज अगर है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, आउटवर्ड। ठीक है। तो क्या लिखते हैं? फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज आउटवर्ड। ठीक है। रेडियली, रेडियली मतलब along the line joining, and for negative charge रेडियली इनवर्ड। ठीक है। फॉर नेगेटिव इट इज रेडियली इनवर्ड। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो जैसे मान लो मैंने एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा है और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ रखा है, और मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए इस पॉइंट P पर पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, मैं आपसे पूछूं कि पॉजिटिव की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बाहर की तरफ, और उसका मान लिया कि E1 लिखा हमने। यानी ये नेगेटिव है तो इसके लिए क्या होगा? अंदर की तरफ। इसको क्या मान लिया? ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो मैंने ऐसे पूछा कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, और मान लो कि इस बार पॉइंट यहाँ है, दिस इज पॉइंट, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, जबकि नेगेटिव के लिए इसकी तरफ, तो ये हो जाएगा हमारा E1, ये हो जाएगा हमारा E2। ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, डायरेक्शन के बारे में बताते हैं कि व्हाट इज द एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। जैसे मान लो पहला प्रॉब्लम है, मैंने आपसे कहा कि एक पॉजिटिव चार्ज है, मान लो कि 9E, और एक क्या है? पॉजिटिव चार्ज है 4E। इनके बीच का डिस्टेंस मान लिया 2 मीटर है। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट बताओ। ठीक है। पहला क्वेश्चन मैंने क्या पूछा? इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट बताओ जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? 0।
ठीक है, फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सेम चार्जेस हैं तो इन सेम चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बीच में ही कहीं जीरो होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इससे x डिस्टेंस पर जीरो है, तो इससे कितने पे होगा 2 - x। अब ध्यान से देखो, सिंप्लीफिकेशन चालू करो, तो ये पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड E1 इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी आउटवर्ड लेट्स से E2 इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को मान लिया हमने पॉइंट O, और ये A है और ये B है, तो लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O will be 0 if mod of E1 equals to mod of E2। क्या लिखेंगे, तो 1/4 पे एप्सिलॉन 0, इससे कितनी दूरी पर है x, और चार्ज कितना है 9e, तो 9e/x², और इससे कितनी दूरी पर है 1/4 पे एप्सिलॉन 0 4e/2 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करके देखो तो क्या हो जाएगा, देखो ये और ये कट गया, 9/x² इक्वल्स टू 4/2 - x का होल स्क्वायर। अब समझिए इसको सॉल्व किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्व करना। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे 3/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2/2 - x का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट हटेगा अंडर रूट लेने पे, तो जाएगा 3/x इज इक्वल्स टू 2/2 - x, दिस इम्प्लाइज 6 - 3x इज इक्वल्स टू 2x, 5x इज इक्वल्स टू 6, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 6/5 मीटर। तो यहाँ 9e चार्ज से 6/5 मीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। उसी को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। तो अगर सेम नेचर का चार्ज होगा तो न्यूट्रल पॉइंट कहीं बीच में मिल रहा है। ठीक है, पर अगर अपोजिट नेचर का चार्ज हुआ तो आपके केस में क्या करेंगे, फिर वही पुराना कॉन्सेप्ट कि अगर मान लिया सेम चार्जेस ले रहे हैं 9e प्लस में और 4e माइनस में। ठीक है, 9e प्लस में एंड 4e माइनस में, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, सीधी सी बात है कि हम पहले भी देख चुके हैं फोर्स वाले में कि हमको जब भी कोई न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, अगर चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं तो लोअर मैग्नीट्यूड वाले चार्ज की तरफ, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किधर की तरफ मिलेगा, लोअर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब ज़्यादा ध्यान से देखो, तो मान लो कि इनके बीच की दूरी वही 2 मीटर मानो, डाटा में कोई चेंज मत करो, तो ये कोई पॉइंट P है जहाँ पर हमको निकालना है। सपोज दिस पॉइंट इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम 4e, तो 9e वाल्स कितना होगा 2 + x। ठीक है, अब देखो नेगेटिव वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, जबकि पॉजिटिव वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो ये पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए। तो इफ़ मॉड ऑफ E1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ E2 देन वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, देन E इक्वल्स टू 0। ठीक है, राइट। तो अब आप ये निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ा सीन नहीं है इसमें। तो ध्यान से देखो, फिर वही कहानी करो, क्या लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9e/2 + x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4e/x का होल स्क्वायर। अच्छा, सोच रहे होगे कि सर यहाँ पे माइनस क्यों नहीं पुट किया। देखो बेटा, हम लोग मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं। डायरेक्शन के मुताबिक अगर लिखोगे तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, उसको कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, तो लिखोगे नेट वेक्टर E1 प्लस नेट वेक्टर E2 का मैग्नीट्यूड और सम क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, तब ये 0 के बराबर होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या लिखोगे, E2 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस E1 वेक्टर, और अब तुम यहाँ पर माइनस पुट करोगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, इसकी तरफ प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखो आगे चलते, ये और ये कट गया, फिर वही कुछ है नहीं खास, 3/2 + x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/x का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो इसको, 3/2 + x बराबर 2/x, 3x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 + 2x, 3x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 4। तो इसका मतलब इससे
4 मीटर की दूरी पर अगर हम रखेंगे तो ही हमको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 मिलेगा। ठीक है, तो दो चीज़ें समझ में आती हैं कि अगर हमारे पास सेम नेचर का चार्ज है, हमारे पास सेम नेचर का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उनके बीच में 0 होगा कहीं पर, और अपोजिट नेचर का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लोअर मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के तरफ 0 होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, इट डजंट मैटर, राइट। अब देखो कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़, थोड़ी ग्राफ से भी रिलेटेड चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि प्लॉट द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन फॉर पॉइंट चार्ज, तो देखो कैसे करेंगे। अगर मान लो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ होता है वो कैसा होता है, और अगर मान लो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा होता है, मतलब ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोजीशन वेक्टर। अच्छा ध्यान से देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E=1/4πε0 Q/r²। मतलब आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², और यहाँ क्या होगा, ये होगा 1/4πε0 -Q/r², मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -Q/r²। ये बताता है कि जो ग्राफ होगा वो 1/r² का ग्राफ होगा, ये ग्राफ होगा -1/r² का। तो हमको पता है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस है और ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, ये प्लस में और ये माइनस में, ये -r ये -e, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये इधर से थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, E की वैल्यू नेगेटिव, R की वैल्यू नेगेटिव, तो ये नेगेटिव क्वाड्रेंट में जाएगा, और यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो यही ग्राफ इस क्वाड्रेंट में बनेगा, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो ये ग्राफ याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देखो इस पर क्या से न्यूमेरिकल्स पूछता है कि जैसे मान लो कि मैंने एक पॉजिटिव चार्ज प्लस Q और इससे कुछ दूरी पर एक और पॉजिटिव चार्ज प्लस Q रखा है, तो ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन। कैसे करेंगे, तो देखो कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी लगाएंगे, लॉजिकल कॉन्सेप्ट। मैंने अभी तुम लोग को बताया कि अगर मान लो दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में कहीं 0 हो सकता है। अच्छा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है तो सीधी सी बात है बीच में ही पॉइंट आएगा। अगर मैग्नीट्यूड कम और ज़्यादा होता तो थोड़े पॉइंट इधर उधर शिफ्ट होते। सिमिलरली अगर हमको पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में 0 नहीं होगा। ठीक है, ये भी हमने अभी पिछले न्यूमेरिकल में देखा कि ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में 0 नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, ग्राफ प्लॉट करते वक्त कैसे करेंगे। देखो इस पॉजिटिव चार्ज के लिए इस तरीके का और इस पॉजिटिव चार्ज के लिए भी इस तरीके का ग्राफ बनाएंगे, और हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनके कहीं बीच में 0 होगा। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे तो हमको पता है कि एक पॉइंट हमको ऐसा मिलेगा जहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। तो ग्राफ देखो कैसे जाएगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए ऐसा ग्राफ बनाओ, ये वाला ग्राफ पॉजिटिव चार्ज के लिए बनाओ, यहाँ पे देखो क्या होगा, ऐसे। ठीक है, और इसके लिए ऐसे। सिमिलरली इसके लिए बनाओ ऐसे, और इसके लिए भी क्या होगा, ऐसे। अब ध्यान से देखो, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। क्लियर है। सिमिलरली अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ कैसे बनेगा। ध्यान से देखो, तो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए तो ऐसे जाएगा, नो डाउट, ये इधर ऐसे जाएगा। पर नेगेटिव चार्ज के लिए हमको पता है कि नेगेटिव चार्ज के लिए ग्राफ सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है, तो ग्राफ बनेगा सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, राइट। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में कहीं 0 नहीं होगा। तो इस तरीके से पॉजिटिव पॉजिटिव
चार्जेस अगर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन वेक्टर का ग्राफ, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन वेक्टर का ग्राफ। ठीक है, अब देखो जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था, पिछले क्वेश्चन में जो ग्राफ लिया था उसका प्रॉब्लम नहीं था, उसका ग्राफ प्लॉट करें अगर हम, तो पिछले क्वेश्चन में ये था कि अगर मान लो हमारे पास एक 9e चार्ज है प्लस में और एक 4e चार्ज है माइनस में। ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट करना हुआ तो कैसे प्लॉट करेंगे? देखो ध्यान से, अब चूंकि हमको पता है कि 9e और 4e में इलेक्ट्रिक फील्ड e से, अगर इनके बीच की दूरी क्या थी 2 मीटर, तो e माइनस 4e से 4 मीटर की दूरी पर कोई एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 0 था। तो हमारा ग्राफ देखो पॉजिटिव चार्ज के लिए तो ऐसे ही बनेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, और नेगेटिव चार्ज के लिए जैसे आप बनाए थे तो ये ऐसे और ये ग्राफ ऐसे जाएगा और ये इधर ऐसे जाएगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। जब हम नेगेटिव चार्ज की तरफ प्लॉट करेंगे तो नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये ग्राफ कुछ ऐसे सीन आएगा, ये जाएगा तो ऐसे, पर ये चूंकि इससे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगा, जब ये पॉइंट ऐसे इसको क्रॉस करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये लाइन को ऐसे क्रॉस करते हुए ऊपर जाएगा एंड फिर से ये इन्फिनिटी की तरफ 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको याद है तो लिखोगे आप 1/4πε0 Q/r²। अब आप r की वैल्यू इन्फिनिटी यहाँ पुट करो, 1/∞ भी क्या होगा 0, तो एट इन्फिनिटी भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है 0, और 4 मीटर की दूरी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जा रहा है 0। तो इसका मतलब अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, तो जो लोअर मैग्नीट्यूड का चार्ज है उसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बने, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऐसे बनेगा जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इस पॉइंट पर हो रहा है, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ग्राफ के बारे में हो गया, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन का ग्राफ पॉइंट चार्ज के लिए हम कैसे बनाएंगे, अब आगे देखो। बात करेंगे हम वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसकी, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है वेक्टर फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे वेक्टर E इक्वल्स टू 1/4πε0 पॉइंट चार्ज के लिए, किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए, तो लिखेंगे Q/r² डॉट r कैप। ठीक है, अच्छा हमको अच्छी तरह से पता है कि जो r कैप वेक्टर होगा वो वेक्टर r अपॉन r डिफाइन होगा। तो अगर इस चीज़ को जब हम यहाँ पुट करेंगे, सो दिस इम्प्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r³ डॉट वेक्टर r। ठीक है, इस तरीके से हम वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिफाइन करेंगे। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ी ये सारी बातें हो गई। अब कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं कैसे लगाते हैं। तो जैसे मान लो कि मैंने एक न्यूमेरिकल दिया आपको, एक प्लस Q चार्ज है, एक माइनस Q चार्ज है, और मैंने 2 पॉइंट एज्यूम किए। ध्यान समझना, जैसे मान लिया कि इनके बीच की दूरी a है और ये क्या है, a है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 पॉइंट मैंने मान लिए, एक P1 और एक क्या है P2, और मैं आपसे कहता हूँ कि P1 और P2 ये जो हैं A और A दूरी पर हैं, तो इस Q और प्लस Q और माइनस Q की वजह से इस पॉइंट P1 पर और इस प्लस Q और माइनस Q की वजह से इस पॉइंट P2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो बहुत आसान है। पहले P1 की बात करते हैं, एट P1। अब देखो P1 के लिए
हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये प्लस क्यू चार्ज है और इससे ए दूरी पर 2a दूरी पर ये क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, ये डिस्टेंस ए हो गया और ये भी डिस्टेंस क्या हो गया, ए हो गया। और हमसे ए डिस्टेंस पर P1 पॉइंट दिया हुआ है। देखो नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो इसका मान लेते हैं, इसका E2 है और इसका क्या है, E1 है। तो खुद देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर उधर एक वेक्टर इधर जा रहा है, तो E नेट एट P1 कितना हो जाएगा, तो E2 पॉजिटिव E1 नेगेटिव। ठीक है, उधर इधर मैग्नीट्यूड घटेगा तो क्या लिखेंगे, E2 की वैल्यू। अब देखो ये इससे कितनी दूरी पर है, तो ध्यान से देखो 3a दूरी पर है ये पॉइंट। ठीक है, और ये a दूरी पर है, ये तुमको पता ही है। तो कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिखेंगे 1/4πε0 Q/3a का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q/, इससे कितनी दूरी पर है, a, Q/a स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा Q/4πε0 a स्क्वायर कॉमन 1/9 - 1, तो हो जाएगा माइनस 8/9 into Q/4πε0 a स्क्वायर। दिस इज व्हाट आवर आंसर। ठीक है, ओके। अब P2 पॉइंट की बात करेंगे, तो फिर वही सिस्टम बनाओ, प्लस क्यू माइनस क्यू, सेंटर से ये डिस्टेंस a, सेंटर से ये डिस्टेंस a, इससे a हाइट पर कोई पॉइंट P2 है। ध्यान से देखो, तो इस पॉजिटिव चार्ज के लिए ये इधर और इस नेगेटिव चार्ज के लिए ये इधर। ठीक है, अब ये साइड A है, ये साइड A है, तो डेफिनेट सी बात है ये एंगल 45 डिग्री होगा, ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो आप खुद बताओ कि ये एंगल और ये एंगल भी कितने होंगे, 45 तो हम ये कह सकते हैं कि सिंस एंगल बिटवीन E1 एंड E2 इज 90 डिग्री, तो E नेट या E एट P2 जो निकालना होगा क्या होगा, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, और E1 और E2 का मैग्नीट्यूड हमें पता ही है, ये तो कितना जाएगा, √2a, तो जाएगा 1/4πε0 Q/√2a का होल स्क्वायर। और ध्यान से देखो तो यही E2 के भी बराबर है, इन दोनों को यहाँ पुट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो एक और निकल देखो, जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा कि एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक माइनस क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है और एक माइनस क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है। सेंटर पर ये स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड क्या है, ए है, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैं आपसे पूछता हूँ, अगर फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर, ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे। अच्छा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। ठीक है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। लॉजिकली बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0। क्लियर है, खत्म बात। मैग्नीट्यूड से तुम लोग खुद सॉल्व कर लेना, होमवर्क है। अच्छा, एक और न्यूमेरिकल देखो, जैसे मान लो क्या रेगुलर हेक्सागन है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। ठीक,
और ये प्लस क्यू, सभी साइड ए हैं। और मैं आपसे फिर वही पूछूं कि व्हाट इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, तो बताओ क्या दिमाग बोल रहा है? सीधी सी बात है, सबकी वजह से यहाँ पर ई जो नेट आएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। सिस्टम सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक स्ट्रक्चर के लिए चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखकर हम ये कह सकते हैं कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपसे ऐसे कहा प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब कैसे होगा, ध्यान से देखो सेंटर पे, तो इस माइनस चार्ज की वजह से इसकी तरफ, जबकि इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसी की, ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज से भी इसी की तरफ, इस माइनस चार्ज की तरफ, माइनस चार्ज की वजह से इसकी तरफ, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी इसी तरफ। ध्यान से देखो तो, है ना, इस माइनस चार्ज की वजह से इधर और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी इधर। तो देखने को क्या मिल रहा है कि अभी भी सिमेट्रिक सिस्टम बन जा रहा है और ई नेट क्या हो जा रहा है, ज़ीरो। तो जब भी हमारे पास सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स होंगे हमको चार्ज के कन्फिग्रेशन को भी देख लेना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा। अब इस सिस्टम में से अगर मैंने एक चार्ज को भी गैप कर, जैसे मान लो इस चार्ज को गैप कर दिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा क्या, नहीं जीरो होगा, तो वैल्यू कुछ बदल जाएगी। ठीक है, ओके, ये तो हो गया पॉइंट चार्ज की वजह से। अब थोड़ा चार्ज कन्फिग्रेशन की वजह से भी देख लेते हैं, तो थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन आएगा, थोड़े स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, तो देखते हैं स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक रॉड है, क्या है, एक रॉड है, इस पर चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल चार्ज है Q और रॉड की टोटल लेंथ है L। ठीक, इस लेंथ L से A डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज होता तो पॉइंट चार्ज से जिस भी दूरी पर पूछता हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। पर पॉइंट चार्ज तो है नहीं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट से दूरी लेंगे। तो मान लिया कि x डिस्टेंस पर जाकर dx थिकनेस का हमने एक चार्ज एलिमेंट एज्यूम किया। तो सपोज कि इसकी वैल्यू कितनी है, dq, और जो लेंथ एलिमेंट हमने यहाँ पे माना कितना है, dx। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस dq लेंथ एलिमेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो जो लेंथ एलिमेंट होगा, ध्यान से देखो, dq की जो वैल्यू आएगी, dq आएगा टोटल चार्ज ऑन द रॉड डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, है ना, यूनिटरी मेथड से मल्टीप्लाइड बाय द रिक्वायर्ड लेंथ dx, ये हो गया चार्ज। और इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा dE, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 dq ओवर कितनी दूरी पर ये x स्क्वायर। अब इस डिफरेंशियल चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड dE है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेटिंग एबव इक्वेशन, देखो क्या मिलेगा, तो लिखेंगे इंटीग्रल dE इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रल dq ओवर x स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रल dq की वैल्यू क्या है, q बाई एल इंटू डी एक्स। तो लिखेंगे q बाई एल इंटू डी एक्स एंड डिवाइडेड बाई क्या है, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट की बात करेंगे। तो ध्यान से देखो, तो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से चालू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और इस पॉइंट से ये दूरी कितनी है, यहाँ है x इज इक्वल्स टू a, और इस पॉइंट से ये पॉइंट कहाँ है, x इज इक्वल्स टू a प्लस एल। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन लिमिट क्या होगा, a से लेके a प्लस एल तक। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे फिर, तो इंटीग्रेट होकर हो जाएगा e, यहाँ से जो भी कांस्टेंट टर्म सब बाहर, q/4 पाई एप्सिलॉन 0 एल बाहर, इंटीग्रल क्या बचेगा, dx ओवर एक्स स्क्वायर, dx ओवर एक्स स्क्वायर फ्रॉम a से लेके a प्लस एल तक। और हमको पता है कि इंटीग्रल dx बाई एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होती है
वो होती है -1/x, ए से लेके a प्लस एल तक। बेसिक इंटीग्रेशन है, थोड़ा सा रिवीजन कर लोगे याद आ जाएगा। ठीक है, देखो आगे क्या होगा। अब जो वैल्यू आएगी वो होगी q/4πε0L। ठीक है, तो एक बार रखेंगे, माइनस बाहर ले लिया, एक बार रखेंगे 1/a प्लस एल, फिर माइनस लगा के एक बार लिखेंगे a। इसको और सिंप्लीफाई करोगे और q से अंदर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1/4πε0L 1/a माइनस 1/a प्लस एल। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, q/4πε0L a प्लस एल माइनस a डिवाइडेड बाई a टाइम्स a प्लस एल। माइनस से प्लस ए कट गया, अभी बचेगा l, तो जाएगा q/4πε0L L अपॉन a प्लस एल इंटू ए, ये भी कट जाएगा। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 1/4πε0 q/a ऑफ a प्लस एल। दिस इज द आंसर। ठीक है, ओके, दूसरा देखते हैं। दूसरा थोड़ा अच्छा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज्ड रिंग ठीक है, ऑन इट्स एक्सिस, ऑन इट्स एक्सिस। तो देखो क्या है, तो जैसे मान लिया कि हमारे पास एक रिंग है, ये हमारे पास क्या है, एक रिंग है। इस रिंग के एक्सिस पे किसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये रिंग क्या है, हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। तो देखो कैसे निकालेंगे। अच्छा बताओ, यहाँ पर जो चार्ज है वो एरिया में है कि लेंथ में है? लेंथ में है, क्योंकि रिंग के ऊपर है ना, सॉलिड रिंग है, डिस्क तो है नहीं, रिंग है। इसको यहाँ से काट के खोल दोगे तो वायर दिख जाएगा। ठीक है, ओके। मान लिया कि रिंग का रेडियस है r, क्या है r, और हमको निकालना है x डिस्टेंस पर किसी पॉइंट p पर। फिर क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट, क्या कि हम एक एज्यूम करेंगे पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में से एक छोटा सा एलिमेंट। मान लिया कि यहाँ पर हमने एक छोटा सा dq एलिमेंट लिया, टोटल चार्ज है q। अगर इस रिंग के ऊपर टोटल चार्ज q डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इस पॉजिटिव एलिमेंट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इधर, एंड वैल्यू कितनी होगी dE। ठीक, अब जरा ध्यान से सोचो तो तुम्हें समझ में आएगा कि सिस्टम स्ट्रक्चर जो है सिमेट्रिक है। तो जैसे यहाँ एक एलिमेंट ले सकते हो, वैसे एक यहाँ भी एक एलिमेंट ले सकते हो dq। इसकी वजह से अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वो इधर जाएगा। और अगर ये कहते हो कि इफ़ दिस एंगल इज थीटा, इफ़ दिस एंगल इज थीटा, तो ये भी थीटा, ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो ज़रा ध्यान से देखो, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा DE cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर जाएगा DE sin थीटा। सिमिलरली इसके भी जाएंगे DE cos थीटा, DE sin थीटा, इसका भी जाएगा इधर DE sin थीटा, इधर की तरफ जाएगा DE cos थीटा। जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं इस रिंग के ऊपर, सबको अगर तुम यहाँ पर निकालोगे तो सबका DE cos थीटा, DE cos थीटा, DE cos थीटा इधर जाएगा, जबकि DE sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हाउ डू वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड? तो हम ये कहते हैं कि सिंस ऑल DE sin थीटा component of ring will cancel out, but DE cos theta will remain along the axis। ठीक है, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो लिखेंगे देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E जो होगा वो होगा इंटीग्रल DE cos थीटा। अच्छा, इंटीग्रल क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर देखो इसकी वजह से DE cos थीटा, इसकी वजह से DE cos थीटा, यहाँ हर जगह की वजह से DE cos थीटा, DE cos थीटा, DE cos थीटा, DE cos थीटा आएगा। तो जोड़ देंगे, जोड़ेंगे का मतलब क्या, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रल DE cos थीटा। ठीक है, चलिए cos थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से निकालो जरा।
तो ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस है r, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा थीटा। तो बताओ कॉस थीटा क्या होगा, x अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए d की वैल्यू क्या होगी, d की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डी क्यू ओवर ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये हो जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी सारी वैल्यूज को रख दो, इंटीग्रेट कर दो, आंसर निकाल दो। ठीक है, तो वो क्या होगा, तो जो आएगा ई इंटीग्रल डी की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएगा, इंटू कॉस थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2। जरा ध्यान से देखो, इसमें से सारी चीज़ें कांस्टेंट बाहर निकाल लो। देखो x भी फिक्स है, r भी फिक्स है, बस एलिमेंट ऑफ चार्ज बदलेगा। तो क्या क्या बाहर हो जाएगा, x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 बाहर, एलिमेंटल डी क्यू इंटीग्रेशन में बचेगा। अब इंटीग्रल डी क्यू का मतलब, ठीक है, इंटीग्रल डी क्यू का मतलब टोटल चार्ज, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेट करके जोड़ रहे हैं टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज है कितना क्यू। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। तो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से, चार्ज रिंग, ठीक है, चार्ज रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड।